हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये वांडीवास की लड़ाई थी जो 1764 में लड़ी गई थी। तो इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बॉम्बे का अधिग्रहण किस वर्ष में किया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1668, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाए 127वें रैंक भारत की है ग्लोबल जेंडर सूचकांक में। आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन संगठन जारी करता है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। राज्य के किस जनपद में कैदियों के लिए कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा? देहरादून जेल में कैदियों के लिए कौशल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। और रंगभूमि किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी आपकी खड़कवासला में है। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कनिष्क के शासनकाल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। सबसे कम जल कुशल फसल कौन सी है? ये गन्ना है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत करंट अफेयर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे। अस्कोट राज्य को किसने बसाया था? कनकपाल, अभयपाल, सोनपाल। उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जैविक इंडिया अवार्ड में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हारदूदा फेस्टिवल किससे संबंधित? तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर, इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त बन गया है। स्वच्छता ही सेवा में सर्वाधिक प्रतिभाग के लिए दून उधम सिंह नगर को मिला पुरस्कार। राज्य के 2 जिले खुले में शौच से मुक्त ODF ओपन डेफेकेशन फ्री शौच से मुक्त होने के चलते पूर्ण रूप से ODF प्लस श्रेणी में आ गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें पुरस्कार दिया। वहीं स्वच्छता ही सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने पर दून और टिहरी गढ़वाल को भी पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में अभी तक 45% गाँव ही ODF प्लस श्रेणी में शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरिद्वार जिले में 482 गाँव ODF प्लस श्रेणी में आ गए हैं। यहाँ 473 गाँवों को ODF प्लस मॉडल श्रेणी में लाया जा चुका है। रुड़की के भगवानपुर विकासखंड की 75 गाँवों को ODF प्लस श्रेणी में लाया गया। इस आधार पर हरिद्वार को ODF प्लस श्रेणी में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे हरिद्वार जिले को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त होने के कारण प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। टिहरी के 176 गाँवों में 1754 को ODF प्लस श्रेणी में लाया गया। टिहरी के 6 विकास खंडों को ODF श्रेणियों एस्पायरिंग राइजिंग मॉडल में लाया गया और 2 माह में 1500 से अधिक गाँवों को ODF प्लस श्रेणी में लाने के चलते टिहरी को दूसरा पुरस्कार मिला। तो दूसरा पुरस्कार जो मिला है टिहरी गढ़वाल को मिला है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में चले स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो फ्रेंड्स ये देहरादून में ये अभियान चला था। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देहरादून में 510 गतिविधियों में 7,54,753 आबादी के सापेक्ष 3,14,644 ने कुल 1488 घंटे तक स्वच्छता के लिए श्रमदान किया, जिसके लिए जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है। स्वच्छता ही सेवा के लिए देहरादून को इसमें पुरस्कार मिला। उधम सिंह नगर को भी इसमें दूसरा पुरस्कार दिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देहरादून में मुख्यमंत्री से पुरस्कार ग्रहण करते हरिद्वार के अधिकारी। स्वच्छता ही सेवा के लिए देहरादून और उधम सिंह नगर को पुरस्कार मिला और ODF में हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल को फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिला है। अगली करंट अफेयर की अपडेट है। अंगदान के पंजीकरण में उत्तराखंड का दूसरा स्थान। उत्तराखंड में आयुष्मान भव अभियान के तहत अब तक 1926 लोगों ने अंगदान पंजीकरण किया है। अंगदान का संकल्प लेने वालों में उत्तराखंड तेलंगाना के बाद
दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, जो डोनेशन है अंगदान के पंजीकरण में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, पहले पे तेलंगाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए ताकि अधिकाधिक लोग अंगदान का महत्व को समझकर अंगदान करने का संकल्प लें। अगली न्यूज़ है, नैनीताल की दिवा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। नैनीताल निवासी दिवा शाह की बहादुर द ब्रेव फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। तो फ्रेंड्स, ये नैनीताल की रहने वाले हैं दिवा शाह, और बहादुर द ब्रेव इनकी फिल्म है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। फिल्म को स्पेन में आयोजित 71वें सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में न्यू डायरेक्टर श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। यह पहला मौका है जब 71 वर्षों से आयोजित हो रहे फेस्टिवल में किसी भारतीय फिल्म को यह अवार्ड मिला है। पूर्व में मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, सत्यजीत रे की चारुलता, मृणाल सेन की अंतरिम और रीमा दास की विलेज रॉक स्टार समेत कई अन्य फिल्मों को भी उक्त महोत्सव में प्रदर्शित किया जा चुका, जो अवार्ड नहीं पा सके। अवार्ड में फिल्म को 50,000 यूरो का पुरस्कार दिया गया। शहर निवासी दिवा शाह के पिता राजेश शाह जाने माने सिनेमाटोग्राफर हैं। वह भी 3 इडियट, खलनायक, लगे रहो मुन्ना भाई, नैना समेत 250 से अधिक फिल्में शूट कर चुके हैं। वहीं उनकी माता शालिनी शाह भी डायरेक्टर हैं। दिवा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब मुंबई से नैनीताल आई तो उन्होंने पहाड़ों पर काम की तलाश में आने वाले नेपाली मूल के 2 युवाओं को लॉकडाउन के दौरान संघर्षों पर केंद्रित बहादुर द ब्रेव कहानी लिखी, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिल्म का अधिकांश पार्ट नैनीताल और कुछ अंश धारचूला में फिल्माई गई। इसे जुलाई में 71वें सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया और स्पेन में 27 से 30 सितंबर तक आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को न्यू डायरेक्टर श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इस श्रेणी में 11 फिल्मों का चयन किया गया था और इसमें नैनीताल की दिवा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। अगली न्यूज़ है, प्रदेश में बनेगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। उत्तराखंड में 5 और बंदरवाड़े बनेंगे। प्रदेश में वन्य जीवों की बढ़ती संख्या के साथ इसमें अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है। अगली अपडेट है, 29 साल बाद भी मुजफ्फर कांड के पीड़ितों को नहीं मिल सका न्याय। 1 अक्टूबर 1994 की वो रात मनहूस थी। देहरादून में बसों से सवार होकर दिल्ली के ओर निकले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर पहुंचते ही बर्बरता की गई। लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ितों को अब भी उम्मीद जगी है। 9 नवंबर 2000 को नए राज्य का गठन हुआ। 1995 में रामपुर तिराहा कांड की सीबीआई जांच कराई गई और 2003 में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह नामजद किए गए थे। साल 2023 में अदालती प्रक्रिया में तेजी आई और सभी पत्रालयों पर सुनवाई शुरू हुई। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बस से दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर बर्बरता की गई। पुलिस फायरिंग में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, कुछ अभी भी लापता है। महिलाओं से बर्बरता की गई, फायरिंग, लाठीचार्ज, पथराव, कई घायल हो गए थे। 29 साल बाद भी पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। राज्य आंदोलनकारी वर्षों से इस बर्बरता को याद कर अब भी सिहर उठते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तरकाशी के डॉक्टर मनीष चित्रकला से सजो रहे पहाड़ की विरासत। सहायक अध्यापक डॉक्टर सेमवाल ने पुरखों की पहाड़ी शैली के भवनों की पेंटिंग की तैयार। विरासत को संजोए रखने के लिए कला से अच्छा कोई माध्यम नहीं। उत्तरकाशी के मुखबा गांव के निवासी चित्रकार डॉक्टर मनीष सेमवाल ने भी अपनी चित्रकला को पहाड़ी विरासत संजोए रखने का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने गांव में पुरखों के बनाए पहाड़ी शैली के भवन की पेंटिंग तैयार की। राजकीय इंटर कॉलेज सौरा भटवाड़ी में सहायक अध्यापक डॉक्टर मनीष सेमवाल ने श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विद्यालय से जनपद उत्तरकाशी की रूपप्रद कला का विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी की। सेमवाल बताते हैं कि विद्यालय से अवकाश मिलने के बाद समय मिलते उन्होंने ऑयल कलर से पेंटिंग तैयार की, जिसमें 2 साल और 7 महीने का समय लगा। पेंटिंग को दिल्ली के व्यापारी ने 10 लाख में खरीदने का ऑफर दिया, हालांकि फिलहाल वह इसे बेचने को तैयार नहीं। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी वास्तुकला, आभूषण, वाद्य यंत्र आदि पर आधारित पेंटिंग्स की। उनका कहना है कि पहाड़ी विरासत को संजोए रखने का चित्रकला से अच्छा कोई माध्यम नहीं। 227 साल पुराना है भवन। चित्रकार डॉक्टर मनीष सेमवाल ने अपने गांव में पुरखों द्वारा तैयार किया जिस
पहाड़ी भवन की पेंटिंग बनाई है यह करीब 227 साल पुराना है। अब इस तरह के भवन पहाड़ में गिने चुने रह गए हैं। डॉक्टर मनीष ने कहा कि इस भवन को उनके दादा नरोत्तम सेमवाल ने बताया था। उनके नाम पर उन्होंने पेंटिंग का नाम नरोत्तम द ग्रेट रखा, जिसमें पहाड़ी कास्ट कला के साथ पारंपरिक जनजीवन को बारीकी से दर्शाया गया। सड़क हादसे में मौत को दी थी मात। गंगोत्री हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में मनीष सेमवाल ने मौत को मात देकर जिंदा बचे थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे उत्तरकाशी के डॉक्टर मनीष सेमवाल, चित्रकला की उन्होंने अद्भुत पेंटिंग बनाई, 227 साल पुराने भवन की पेंटिंग। अगली अपडेट है, कुमाऊं रेजिमेंट के दल ने माउंट त्रिशूल पर फहराया तिरंगा। बेस कैंप होमकुंड में कूड़ा किया एकत्रित। फतह करने में लगे 20 दिन लौटते समय सुतोल गांव के ग्रामीणों ने किया स्वागत। भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 14 सदस्यीय दल ने 20 साल बाद माउंट त्रिशूल को फतह कर तिरंगा लहराया। दल ने त्रिशूल के बेस कैंप होमकुंड से कूड़ा भी एकत्रित किया, जिसके बाद ग्राम पंचायत पर्यटन समिति सुतोल के युवाओं ने कूड़े का निस्तारण किया। दल में एक ऑफिसर, 4 जेसीओ, 8 जवान, 1 पोर्टर शामिल थे। 20 साल बाद इस दल ने फिर से माउंट त्रिशूल पर तिरंगा फहराया। 1 साल बाद फतह किया त्रिशूल पर्वत। ठीक 1 वर्ष पूर्व 1 अक्टूबर 2022 को नौसेना के पर्वतारोहियों का दल त्रिशूल के लिए गया था। ट्रैक पर पहुंचने के बाद यहां एवलॉन्च आ गया था, जिसमें 4 अधिकारी, 2 पोर्टर लापता हो गए थे। कुमाऊं रेजिमेंट का दल चमोली के सुदूरवर्ती सुतोल, लाता, कोपड़ी, चंदनिया घाट, बेस कैंप, होमकुंड, कैंप 1 to 3 को पार करने के बाद बीते 27 सितंबर को माउंट त्रिशूल पर पहुंचे। 2 टनल का होगा निर्माण, पास आएंगे 4 धाम। ऑल वेदर रोड कर्णप्रयाग रेल परियोजना के बाद सरकार एक और अहम योजना पर गंभीरता से विचार कर रही। इस योजना में 2 सुरंगें तैयार होने के बाद बद्री केदारनाथ धाम तीर्थयात्रियों के करीब होंगी। देहरादून से गुप्तकाशी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी की दूरी, जबकि गंगोत्री से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। 55 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। 100 किलोमीटर कम हो जाएगी दून से गुप्तकाशी की दूरी। बद्रीनाथ की भी होगी कम दूरी। 11 किलोमीटर की बनेगी टनल। घनसाली से घुत्तू तक 31 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण होगा। घुत्तू से रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी तक 11 किलोमीटर की एक टनल बनाए जाने की योजना है। टिहरी झील तक टनल निर्माण भी प्रस्तावित है। देहरादून जिले रानी पोखरी से टिहरी जिले की कोटी कॉलोनी यानी टिहरी झील के पास 35 किलोमीटर टनल बनाने की योजना है। सीएम ने दिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में नगर निकायों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 226 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें कर संग्रह के 148 कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के 78 अभ्यर्थी इस मौके पर सम्मिलित थे। तो तीलू रौतेली एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए गए। 14 महिलाओं को राज्य स्तरीय शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार दिए गए। 35 महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार दिए गए। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 51,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में डिजिटल रूप से हस्तांतरित की गई। सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है। 31,000 से बढ़ाकर 51,000 की है और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की धनराशि 21,000 से 51,000 कर दी गई है। आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय 75 से 9300 कर दिया गया है। मिनी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का मानदेय 3350 से बढ़ाकर 5250 कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड करंट अफेयर की अपडेट, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अब नेशनल करंट अफेयर की अपडेट। कोरोना योद्धाओं को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक कारिको और वाइजमैन के शोध से mRNA वैक्सीन, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन बनाने में मिली मदद। 3 साल पहले दुनिया सदी की सबसे विनाशकारी महामारी से जूझ रही थी। चीन से निकला कोरोना नामक दैत्य पूरी मानव जाति को निगल जाने पर आमदा था। राह चलते लोगों की जानें जा रही थी। अस्तित्व के संकट के मुहाने पर खड़े विश्व में महामारी से बचाव के उपाय युद्ध स्तर पर तलाशे जा रहे थे। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक कैटलिन कारिको और वाइजमैन की मेहनत रंग लाई और कोरोना के खिलाफ mRNA वैक्सीन तैयार करने के शोध से मदद मिली।
उनके इस अहम योगदान के लिए संयुक्त रूप से इस साल के चिकित्सा के नोबेल प्राइज़ के लिए उन्हें चुना गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल देने वाली स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंका इंस्टीट्यूट नोबेल समिति ने सोमवार को इसकी घोषणा की। समिति ने कहा कि कारिका और वाइजमैन ने mRNA में न्यूक्लियोसाइड आधारित संशोधनों की अहम खोज की, जिसमें mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। सचिव थॉमस फलमैन ने कहा कि शोधकार्यों से यह समझ में आया कि mRNA हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संपर्क कैसे काम करता है। इसी वजह से मानवता पर आए सबसे बड़े खतरे को टालने के लिए तेज़ी से टीका विकसित किया गया। कारिका और वाइजमैन ने क्या किया? mRNA की जानकारी के लिए 1961 से मौजूद है। 1990 के दशक में इस तकनीक पर आधारित पहली फ्लू वैक्सीन बनाई गई, जिसका चूहों पर परीक्षण किया। इसमें पता चलता है कि mRNA को शरीर में इंजेक्ट करने से प्रतिरक्षा प्रणाली में भड़काऊ प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। क्या है mRNA टेक्निक? mRNA असल में जेनेटिक कोड का एक छोटा हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल कोशिकाओं को खास तरह का प्रोटीन बनाने का संदेश देने के लिए किया जाता है। जब शरीर में वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो वैक्सीन के रूप में एक संदेशवाहक मैसेंजर के रूप में RNA शरीर में भेजा जाता है। इसके बाद शरीर वायरस के खिलाफ खास प्रोटीन बनाता है। इस तरह पूरे इम्यून सिस्टम पर वह प्रोटीन मिल जाती है जो बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है और शरीर में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है। तो ये mRNA की टेक्निक है, जिस पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन कैरोलिना और ड्रू वाइजमैन हैज़ बीन अवार्डेड फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस modification that enable the development of the effective mRNA vaccine against COVID-19। तो नोबेल प्राइज़ दिया गया यहाँ पे फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कैटलिन कैरिको और ड्रू वाइजमैन को। अगली अपडेट है लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास न्यू ब्यूरो चीफ बन गए हैं। लेफ्टिनेंट रघु श्रीनिवासन एज न्यू ब्यूरो चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन 28वें डायरेक्टर जनरल बने हैं BRO के। दिस ट्रांजिशन फॉलो द सुपर एनोवेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान इन्होंने लिया है। अगली अपडेट है ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति। प्रसिद्ध लेखिका इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को कनाडा के सबसे बड़े समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रमुख भारतीयों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत $50,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश ठक्कर ने कहा कि हमें सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड देते समय बहुत खुशी हो रही है। अगली अपडेट है बिहार में सर्वाधिक 2/3 आबादी पिछड़ा वर्ग की है। यादव सबसे ज़्यादा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। राज्य की कुल आबादी में 2/3 यानी करीब 63% अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है। अगर किसी एक जाति की बात करें तो यादवों की आबादी सबसे ज़्यादा है, जो 14.26% है। इसके साथ सियासत भी गर्मा गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की और भाजपा ने रिपोर्ट को भ्रम फैलाने का प्रयास बताया है। तो यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे आंकड़े जारी कर दिए गए हैं जातिगत गणना के। देख सकते हैं जातिगत हिस्सेदारी 36% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27.12% पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति और 15.52% सामान्य वर्ग। आर्थिक स्थिति भी आई सामने इसमें। बिहार में 13.07 करोड़ कुल आबादी है। तो ये यहाँ पे जातिगत आंकड़े जारी किए गए हैं। अगली अपडेट है उच्च न्यायालय में लागू हो केरल का IT मॉडल। केरल हाईकोर्ट साझा करेगी तकनीकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा विस्तृत शोध। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में आयोजित न्यायाधीशों के उत्तर क्षेत्र सम्मेलन में न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केरल उच्च न्यायालय की ओर से लॉन्च तकनीकी मॉडल को अन्य न्यायालयों में लागू करने पर सहमति बनी है। तो यहाँ पे जो केरल हाईकोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो IT मॉडल है ये लागू किया जाएगा। और ये जो उत्तराखंड में न्यायिक एवं विधिक अकादमी में आयोजित न्यायाधीशों की जो कॉन्फ्रेंस हुई है अल्मोड़ा में नैनीताल में, इसमें ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है स्वच्छ भारत
के लिए पहल 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद देश को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता व सफाई को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। SBM2 दूसरा चरण 5 साल के लिए और इसका मकसद देश के सभी को कचरा मुक्त करना है। 1,65,048 गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। 2,39,063 गाँव में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। 83,938 करोड़ आवंटित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2014 से 2022 तक। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ने अभी तक 2014 से 22 तक 83,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 52,183 करोड़ आवंटित किए गए। 2023 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए हर भारतीय को 6500 का नुकसान स्वच्छता और सफाई कम करने होने पर हर भारतीय सालाना 6600 रुपये का नुकसान उठा रहा है। देश की सबसे साफ नदी उमनगोत। मेघालय की उमनगोत नदी देश की सबसे साफ नदी है। पानी इतना साफ है कि नावें कांच पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। शिलांग से 85 किलोमीटर दूर बांग्लादेश सीमा के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के दाबकी कस्बे के बीच बहती है। लोग इसे पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग भी कहते हैं। इस सफाई की वजह यहाँ रहने वाले खासी आदिवासी समुदाय के पुरखों के समय से चली आ रही परंपराएं हैं। सफाई इनके संस्कारों में है और बुजुर्ग सफाई में निगरानी करते हैं। मौसम के हिसाब से हर दिन नदी की सफाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो मेघालय की उमनगोत नदी देश की सबसे साफ नदी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये थी वीडियो आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो में आप उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। नमस्कार।